अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 24 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, की पॉइंट्स। यानी एक पहला है शेबिशेफ इनइक्वालिटी, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है म्यूचुअल एक्सेप्शन वेरिएंस एंड मूवमेंट कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या है कि लेक्चर नंबर 23 बहुत स्पीड के साथ पढ़ाया था, तो पहले ज़रा उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो फिर आगे लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 23 में हमने सबसे पहले तो देखा था कि 3 हमारे पास हेड्स थे या कॉइन थे, 3 बैलेंस कॉइन का टॉस किया, उनकी ये रिजल्ट आया था। बाद में ये इनका टेबल बनाया था। प्रोबेबिलिटी में जीरो कब आया था, एक चांस हो सकता है एफ ऑफ जीरो, फंक्शन जीरो के हिसाब से, 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से। बाद में इनका ये सम निकाला था। बाद में ये हमारे पास क्या थी, एक उन्होंने कहा कि एक लाइन चार्ट है, ठीक है। ये उसका लाइन चार्ट बना था कि 0 से लेके 1/8 तक जितना रिजल्ट है वो ये, 2/8 तक, 3/8 तक ये आया। वन एफ ऑफ 1 पे, एफ ऑफ 2 पे हमारे पास 3/8 ही आया, और एफ ऑफ 3 पे हमारे पास 1/8 है। उसके बाद हमने पढ़ा था कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के सम को कहते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसे, ठीक है। यानी अगर ये फ्रीक्वेंसी दी हो तो इन्हें फ्रीक्वेंसी का सम कहते हैं। इसीलिए कमुलेटिव सिर्फ और सिर्फ अब ये जहन में रखें कि जमा करने को, यानी हर फ्रीक्वेंसी को या हर प्रोबेबिलिटी को, नेक्स्ट जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी, उसमें आपने सम करना है उसका रिजल्ट को, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। उसके बाद ये उसका फंक्शन दिया हुआ था कि 0 जब छोटा हो तो ये है, 0 से 1 तक वैल्यू होगी तो ये होगा, 1 से 2 तक इस तरह। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमने फिर पढ़ा, फिर ये टेबल दिया हुआ था। तो उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल्स थी एनसीआर पे, इनके ऊपर एनसीआर का फार्मूला लगा था, और ये उनके रिजल्ट हैं। आगे फिर इसका लाइन चार्ट था, इसी तरह आगे था, ठीक है। अमाउंट उसने दी भी थी। प्रोबेबिलिटी ये कहाँ से आती है, ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसको सम करने से, समेशन एफ बाय में समेशन एफ फार्मूला है वो लगाने से आती है। पहले जो 23 लेक्चर से पहले पहले जितने लेक्चर पढ़े उनमें उन्होंने ये निकाली हुई है। एक ही टेबल को वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा आप पिछले सिलेबस को भी रिवाइज करें, उसके बाद ये हल होंगे। इसी तरह ये वाले ग्राफ आपने देखे हैं कि वो 3 हेड्स वाले हैं। बाद में ये एक्स और पी एक्स है, इस एक्स को इस पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनके सामने इनके रिजल्ट लिखे हुए हैं। बाद में उन्हें सम किया हुआ है, और ये रिलेशन जो था हमारे पास क्या है, ई एफ एक्स हमारे पास मीन होता है, ये हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो दो फार्मूले, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं, उनके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनके ही फार्मूले इस्तेमाल करें, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ मुश्किल है, तो इसलिए आप अपनी आसानी के जिसमें आपको आसान लगे वो आप फार्मूले लगाएं। एक रिलेशन उन्होंने ये दिया हुआ था 2x+3, यहाँ पे आपने फिर x की वैल्यू पुट कर करके, यानी 2 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 0 0, 0+3 3 आ गया, 2 2 4, 4+3 7 आ गया, या 1 था तो 2 1 2 और +3 5 आ गया। ये उसका रिलेशन लिखे हुए हैं, 2 2 4, 4+3 7 और ये 3। इसी तरह फिर उनको रिजल्ट को 5 पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है। बाद में ये रिलेशन और ये उसका जवाब, कांस्टेंट टर्म पहले आ गई, और फिर ये ई एफ एक्स की जगह पे ई एफ एक्स की वैल्यू आ गई, फिर प्लस बी। तो इस तरह हमने पिछले जो है वो क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे शेबिशेफ इनइक्वालिटी के बारे में। उसने कहा है इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन, यानी म्यू हमारे पास हो, और उसका वेरिएंस, वेरिएंस हमारे पास होता है, ये वेरिएंस का स्केयर है, यानी ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन दी, आप इसकी जगह VAR भी लिख सकते हैं, फिर ये स्केयर डालने की ज़रूरत नहीं होती। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिर्फ SD भी लगा सकते हैं, फिर उसके लिए इसके स्केयर को हटा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको साइन मिलना नहीं है, वहाँ पे आपने S और डॉट D, और साथ में अगर वेरिएंस लिखना है तो वेरिएंस। तो उसके बाद उसने कहा है एंड k is any positive constant then the probability that a value of x falls within the standard deviation it means at least, उसके उसने कहा कि कम से कम ये वैल्यू हो। डेफिनेशन में उसने वाज़ह बात की हुई है, इतनी समझाने वाली बात नहीं है कि अगर मीन और वेरिएंस
जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और k कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव हो, तो फिर उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उसने कहा कि वो क्या करती है कि अब द मीन इज एटलीस्ट, उसने कहा कम से कम ये होना चाहिए p इंटू p, यहाँ में भी प्रोबेबिलिटी को जाहिर करता हो, इंटू म्यू यानी मीन माइनस के, आगे स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, लेस देन हो x से, x कोई भी नंबर हो सकता है और वो छोटा हो मीन प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन से, और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के का स्केयर हो। तो इस इक्वेशन को कहते हैं शेबिशेव इनइक्वालिटी। एग्जांपल में से हल करते हैं। उन्होंने कहा कि इफ ए बायोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन ए पर्टिकुलर फ्लावर, पेटल्स क्या है, पत्तियां उसने ली हैं किसी खास फूल की, और उसने कहा कि उनकी वैल्यूज हैं 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये नंबर क्या है कि इनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी उन्होंने लिखी हुई है, ये इनकी, ये कहाँ से आया बेसिकली टेबल, इन सबको सम किया, सम करने के बाद इनको इन्हीं नंबर के ऊपर डिवाइड करते गए, समेशन एफ बाय में समेशन एफ एक्स, यानी इसका सम, ठीक है। समेशन जो है वो सिग्मा लफ्ज है, सिग्मा बेसिकली सम को कहते हैं, और इनके सम को इन्हीं नंबरों के ऊपर बारी बारी तकसीम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 42 बनता है, इनका सम आपने निकाल के देखना है, 3 डिवाइडेड बाई 42 करेंगे 0.0 समथिंग वो आता है हमारे पास, ठीक है, 0.06 आता है गालबन, तो उसे राउंड ऑफ करके उन्होंने 0.05 लिखा हुआ है। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 42 करें या 40 आता है, तो वो ये हमारे पास आता है, यानी उन्होंने ये राउंड ऑफ करके रिजल्ट लिखे हुए हैं, बाद में उसका सम है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि मीन बराबर है ई ऑफ एक्स या फिर ई एक्स पी एक्स के साथ, और ये तकरीबन 5.925 आता है, जिसे राउंड ऑफ करके यानी अप्रॉक्स 5.9 के बराबर है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने पहले बताया था कि एस डॉट डी भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, और ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, समेशन एक्स का स्केयर माइनस समेशन एक्स का होल का स्केयर, बाद में ये आपके पास आंसर आता है। फिर आगे उसने कहा है इन रिलेशंस के दरमियान उसने वैल्यूज पुट की हैं, म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर यहाँ से ये वैल्यूज आपके पास आती हैं, यानी इनके दरमियान दरमियान है। तो ये दोबारा वही टेबल आ गया, बाद में सिर्फ इस वैल्यूज को पुट किया हुआ है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड करना है मीन और इंटरप्ट उनके रिजल्ट, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ई इंटू एक्स माइनस म्यू का होल का स्केयर, फिर उनका ग्राफ बनाना है, उन्हें लोकेट करना है, और उसके बाद 5 वेंचर हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर के फ्यू और 5 वेंचर उनमें से निकालने हैं। ये आपके पास एक्स हैं, यानी ये रिजल्ट है, इन्हें क्लासेस भी कहते हैं, ये पी एफ एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है। तो फार्मूले आपने बेसिकली याद रखने हैं कि एक्स पी एक्स है, यानी एक्स हमारे पास ये है और पी एक्स ये है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और सेंटर में सम लगाते जाते हैं, बाद में हमारे पास ये रिजल्ट आता है। उसके बाद उसने चूंकि दूसरा मांगा है ग्राफ, तो ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएंस है, वेरिएंस बराबर है ई इंटू एक्स माइनस म्यू का स्केयर, तो इस और साथ में उसने कहा है कि ये इसके बराबर होता है, पी एफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर उसने एक्स माइनस म्यू निकाला है, एक्स आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, मीन आपने पहले निकालना है, इनको सबको सम करके और बाद में उसी नंबर पे डिवाइड करके उस नंबर में से आपने इसे निकालना है। या फिर आप क्या करें कि ऊपर से काउंट करें, नीचे से भी नंबर काउंट करें, सेंटर में जो बचते हैं, यानी ऊपर से 0 छोड़ा, नीचे से 5, यहाँ से 1 छोड़ा, यहाँ से 4, हमारे पास ये 2 नंबर बच गए। अगर एक नंबर बचता तो वही नंबर से हम इन सब में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाते, या उसके बाद क्या है कि या इनमें से अपनी पसंद का एक नंबर लें, उस नंबर में से इन्हें निकालते जाएं, ठीक है, या सबका सम करें, उस पर डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है उससे इसमें से आप निकालते जाएं एक्स में से। तो उसने अपनी पसंद का नंबर लिया जी 3.5, ठीक है, 3.5 उसने लिया, 0 माइनस 3.5 माइनस 3.5, 1 माइनस 3.5 माइनस 2.5, 2 माइनस 1.5, ये आया। तो इस तरह करते करते हमारे पास ये रिजल्ट आया। बाद में इसका स्केयर लिया, स्केयर चूंकि माइनस को खत्म कर देता है, और फिर हमारे पास ये पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। फिर इनको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और बाद में ये रिजल्ट है। अब चूंकि उसने वेरिएंस नहीं मांगा हमसे, उसने हमसे मांगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेने के बाद अप्रॉक्स हमारे पास ये आंसर है। उसके बाद उसने मांगा था कि इनका ग्राफ भी चाहिए, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, बाद में पुट किया, तो ये हमारे पास कहलाता है एक, ये उसका ग्राफ उसने मांगा है। ये हमारे पास ग्राफ ही आप लोगों को मैं आज दिखा भी दूंगा, आपको साइड पे ये मैथमेटिक्स 10th क्लास की नज़र आ रही है। तो एक हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, हमने ये ग्राफ
और ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ पे उसने एक्स एक्सिस के ऊपर और पी एफ एक्स यानी वाई एक्सिस के ऊपर लाइन लगाई हैं। तो बाद में फिर ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है कि 0 से लेके 1 तक, ये यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, 0 से लेके 0.5 से लेके 1.5 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज आती हैं वो यहाँ लगाई। उसके बाद फिर 1.5 से लेके 2.5 तक हमारे पास जितनी वैल्यूज आई वो 0.5 तक गई हैं, तो यहाँ तक लगाई। इसी तरह ये फिर 2.5 से लेके 3.5 तक हमारे पास 0.3 तक वैल्यूज गई हैं, तो ये लाइन लगाई। यानी यहाँ लाइन लगाते हैं, बाद में उन्हें मैप करते जाते हैं और उन सबके साथ लाइन एक दूसरे की जुड़ी होती है, तो ये उसका ग्राफ बन जाता है। उसके बाद फिर इसी तरह प्रोबेबिलिटी उसने सबकी सम की हुई और ये उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है। आगे कंटिन्यूटी रैंडम वेरिएबल में क्या है, कंटिन्यूटी उसने चेक किया माइनस इन्फिनिटी से लेके मे बी उसने कहा इन्फिनिटी तक हो, और ये क्या कहलाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है, इसे पीडीएफ कहते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेना, आगे ये पीडीएफ लफ्ज इस्तेमाल होगा, ये किस लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। तो यहाँ उसने एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसने कहा है कि एक पीडीएफ जो है फॉलो करता है कुछ प्रॉपर्टीज को, फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सब वैल्यूज के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। जबकि पी का जो उसने प्रोबेबिलिटी का है, उसने कहा कि अगर सी छोटा हो एक्स से और एक्स छोटा हो डी से, फंक्शन आपके पास ये है, ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है और ये इसकी अपर लिमिट कहलाती है। यानी सी से लेके डी तक लिमिट अगर आपके पास हो, आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये सी और डी के दरमियान, यानी एक्स उसने इशारा इस तरफ किया है कि इसका मतलब है कि इसके दरमियान कहीं पे भी वैल्यू हो सकती है, सी और डी के दरमियान, क्योंकि सी छोटा है एक्स से और वो एक्स छोटा है या बराबर है डी के। तो उसके बाद फिर उसने कहा है कि अंडर जनाब एरिया जो उसने कलर किया हुआ है वो क्या है कि इन अदर वर्ड्स ने कहा है कोई भी नॉन नेगेटिव फंक्शन हो सकता है, प्लेस कहीं भी पॉसिबल उसकी वैल्यू बन सकती है इस लिमिट के अंदर अंदर, और ये उसके जनाब आगे उसने दिया हुआ है। उसने कहा है कि अप्रोप्रिएट एरियाज अंडर द कर्व सिंस पी एफ एक्स इज इक्वल टू के से लेके के तक फंक्शन आपके पास ये है, दो ये उसने आपको फंक्शन दिए हुए हैं। आगे हम क्या है कि ऊपर इक्वेशंस दी हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी में आप लोगों ने खुद देख लेना, और रिलेशनशिप उसने ये दिया हुआ है एक, ठीक है, डी इंटू एफ एफ एक्स बाय में डी बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स के। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करें जबकि फंक्शन आपके पास क्या हो, एफ एफ एक्स डिफाइन करता हो, मे बी इस डेंसिटी फंक्शन यानी पी डी एफ आ गया आपके पास। उसने कहा कि फंक्शन आपके पास ये है के ऑफ एक्स, ठीक है, कब है, जब जीरो छोटा हो एक्स से और एक्स छोटा हो दो से, और जीरो कब होगा, कभी भी जीरो, बाकी सबके लिए जीरो हो सकता है इस फंक्शन को छोड़ के। कंपेयर करें पी इंटू एक्स बराबर हो जब एक के या बड़ा हो एक के, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने निकालनी है, ठीक है। फिर इसके 5 पॉइंट उसने दिए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 5 के 5 निकालने। रिलेशन उसने आपको दिया था, उसने कहा जी डेंसिटी फंक्शन के लिए लेट से ग्रेटर देन 0 माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है, जबकि फंक्शन आपके पास ये बनता है जब एक के बराबर हो। अब चूंकि एक के बराबर है तो उसने कहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक इन्फिनिट वैल्यूज है, तो कहीं ना कहीं उसने कहा है कि हम इसकी कोई रेंज रख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके 2 तक, और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक। इस तरह फिर ये फंक्शन, अब इसमें उसने पहली इक्वेशन में मेंशन किया था ए वाले पॉइंट के अंदर कि अगर वैल्यू एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स हो तो ये के एक्स के बराबर है, ठीक है, ये उसने मेंशन किया था। जीरो छोटा हो एक्स से और एक्स छोटा हो दो से, तो जीरो छोटा हो एक्स से और एक्स छोटा है दो से, यानी दो इसकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट इसकी जीरो है, यानी जीरो और दो के दरमियान आप इसे कह सकते हैं। अगर ये चीज आए तो एफ एफ एक्स डी एफ एक्स जो है वो उसने कहा था के एक्स के बराबर है, तो ये आ गया। बाकी जो है वो उसने कहा था जीरो एल्सवेयर, बाकी सबके लिए जीरो है, फिर ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो फिर ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये इस चीज को आपने डील करना है। अब इसमें उसने क्या किया कि इसकी इंटीग्रेशन की है, पावर में एक प्लस, एक्स की पावर में 1 था, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, वही पावर नीचे आएगी। एक्स स्क्वायर और बाय में 2, 0 से लेके 2 तक इसकी वैल्यूज है, अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस 0 लोअर लिमिट लगाएंगे। जब हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और बाय में 2 है, 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो 2 के आपका आंसर आ जाता है। और के अगर एक के बराबर है तो के बराबर है, के अगर यहाँ से निकालना है, सॉरी, के अगर यहाँ से निकालना है तो 1 इज इक्वल टू 2 के, तो ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो के की कीमत आएगी आपके पास 1/2। इसी तरह फिर उसने कहा था ये के की कीमत निकल आई है, और इसी तरह फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। एक बार मैं जल्दी से बताता चलूँ आप लोगों को। अगर x बड़ा हो 1 से तो फिर एरिया शेडेड उसने किया है कि 1 से बड़ा है तो 1 और 2 के दरमियान होगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये उसने लगाई, इसका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, x/2 आया हमारे पास। x/2 में क्या है कि ऊपर वाली लिमिट में 1 प्लस करेंगे वैल्यू में, x का स्केयर और बाय में 2 लगेगा, वो 2 2 जार 4 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट लगाएंगे, 2 का स्केयर 4 होगा, 4/4 1 होएगा। तो इस तरह आप लोगों ने हल कर लेने। फिर माइनस लोअर लिमिट भी लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। बाद में उसका एलसीएम लेना है, जो बचेगा आपके पास वो 3/4 होगा, क्योंकि आपके पास लोअर लिमिट जब आप लगाएंगे ना इसके ऊपर, 2 का स्केयर 4 होगा, 4/4 1 हो जाएगा, 1। फिर माइनस लोअर लिमिट जब लगेगी वो 1 है, 1 का स्केयर 1 होगा और नीचे 4 है। आपके पास यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 1 माइनस 1/4, ठीक है। जब लोअर लिमिट लगाएंगे 1 आएगा 1/4, 1 माइनस 1/4। बाद में उसका एलसीएम लेना, जो नीचे 4 होगा वो साइड वाले 1 से मल्टीप्लाई होके दूसरे में ऐड होगा, तो वो बनेगा 4 माइनस 1, वो आपके पास 3/4 आएगा। इसी तरह फिर आपके पास ये वैल्यूज आएंगी x बड़ा हो जब 2 से। तो आप लोगों ने ये देख लेना, जो चीज़ आप लोगों को ना समझ आए वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है कमेंट में। और अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट देता चलूँ मैथमेटिक्स 10th क्लास का, जो मैं पिछले लेक्चर में बार बार मैंने कहा था कि आप लोग कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक का देख लें 10th क्लास के छठे यूनिट में। तो ये छठा यूनिट है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल वही टेबल है लेकिन ये आसान तरीके से समझाए हुए हैं। रेंज मालूम करनी हो, मैक्स में से मिन आप निकालते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें आपके काम की हैं सिर्फ मैं इसमें आप लोगों को वो समझाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद से इसे देख लेना है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। इसकी लेफ्ट साइड पे एक्स वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आती है और नीचे इसके क्लासेस आती हैं। ये आपके पास एक्स जो दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ हेड्स जो दिए हुए हैं, ये क्लासेस हैं, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई नंबर कितनी बार आया हो, ठीक है। तो इसका ये तरीकाकार यही होता है कि फ्रीक्वेंसी आप एक साइड पे लिखें और जो क्लासेस हैं वो नीचे आती हैं। दूसरी मैं बता रहा था आप लोगों को, एक होती है पॉलीगन, पॉली कहते हैं मैनी को, गन्स कहते हैं डॉट्स को, यानी जो मैनी डॉट से बने वो ये होती है। इसमें नीचे मिड पॉइंट्स आती हैं और साइड पे फ्रीक्वेंसी आती है। उनका आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और उनको जहां जहां पे बनते हैं उनका मैप करते जाते हैं और ये बनती है। उसके बाद मीन मीडियन एंड मॉड हमने पढ़ा था, ठीक है। मीन मीडियन और मॉड के फार्मूले यहाँ दिए हुए हैं। एक्स का बार मीन को जाहिर करता है, समेशन एक्स बाय में एन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अब्रिवेशन, और बाय में नंबर ऑफ अब्रिवेशन, यानी जितनी वैल्यूज है उनको सम करना और जितने वो बने उनके नंबर को सम। जैसे कि ये आपको नजर आ रही हैं 45 60 74 58 65 63 49, और बाय में कितनी है ये वैल्यूज? ये टोटल 7 है, ठीक है। तो इन्हें 7 पे तकसीम किया, ये नंबर है। इसमें से उसने 45 में से निकाला, इनमें से निकाला, जो कि अभी हमने सवाल किए वही हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि ये दो आपको उन्होंने नंबर दिए कि डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ एक्स, एक्स में से एक्स के बार का मतलब है एक्स में से, यानी मीन में से निकाला है और किसी भी कांस्टेंट नंबर में से अपनी पसंद का। अब यहाँ आपको दो नजर आ रहे हैं फिर फार्मूले, बेशक आप डी की वैल्यू निकाल लें, बेशक आप यू की निकाल लें, तो जो आसान लगे आप उस हिसाब से अपने सवाल करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको देखें, और ताकि आप लोगों के कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मिड टर्म का जो सिलेबस है एनुअल टर्म में भी वही सवाल आ जाने हैं। 23 से 45 में आप लोगों को पढ़ा जरूर दूंगा, लेकिन क्या है कि ये इतना हेल्पफुल आप लोगों के लिए नहीं रहना। काम आप लोगों के वो पहला मिड टर्म वाला ही है ना, जो आप लोग मुझे आप डिमांड करेंगे कि सर ये वाले हमें लेक्चर रिवाइज करवाएं पहले 23 लेक्चरों में, वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा। ये मुश्किल हो जाना आप लोगों के लिए भी कि इतना ये थ्योरी है ना 23 से आगे, कि वो पढ़ाते पढ़ाते भी और आप लोगों को सुनते सुनते भी नींद आने लग जानी है, और वो पल्ले कम ही पढ़ना है आप लोगों के भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ग्राफ है, ग्राफ मैपिंग भी नहीं होनी और ग्राफ के ऐसे सवाल आने भी नहीं है। बेसिक अपने कंसेप्ट क्लियर करें, मेन मीडियन मॉड देखें, क्लासेस देखें, ग्रुप्स देखें, उसके बाद स्टैटिस्टिक के जितनी भी हैं आगे एग्जांपल्स, ठीक है, वो आप लोग देखें। उसके बाद फिर आप लोग इसे करें, और जो चीज़ आप लोगों को ना समझ आए आप लोग मुझसे समझें, पूछें। और जहाँ मैं गलतियाँ करूँ, क्योंकि इंसान हूँ और गलती इंसान से हो जाती है, तो जहाँ मैं गलती करूँ आप लोगों ने मुझे बताना है कि भाई ये आपने गलत पढ़ाया है, ताकि
आइंदा जो बच्चे भी मेरा लेक्चर सुने तो मैं उन्हें यानी वही गलत वाला ना पढ़ाऊं जो आप लोग पढ़े। अल्लाह ना करे मैं किसी को गलत पढ़ाऊं या मैंने किसी को गलत पढ़ाया हो। तो क्या है कि फिर भी गलती हो जाती है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने मुझे बता देना है, मैं लेक्चर अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।